मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हम MST 10 के प्रेमचंद की कहानियाँ गुल्ली डंडा कहानी की विश्लेषण और मूल्यांकन पर विचार करेंगे। पाठ परिचय देखते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों की प्रवृत्तियों में आदर्शात्मक रोमान के साथ उपदेशात्मक प्रवृत्ति का समापन द्रष्टव्य होता है। प्रेमचंद पूर्व कहानी में विषय के स्तर पर तो बहुरूपता मिलती है, किंतु उनमें सूक्ष्म मानवीय भावों की पकड़ या पर्यवेक्षण नहीं मिलता, जो कि आगे चलकर प्रेमचंद प्रसाद सुदर्शन ने विकसित किया। इस युग की कहानियों में इतिहास, मिथक, चमत्कार, अंधविश्वास, जादू, तिलिस्म आदि कथा दृष्टांतों और प्रसंगों को कहानी के पूरक के रूप में प्रयोग किया गया है तथा विलक्षण काल्पनिक घटनाओं का निर्माण तत्जनित आकस्मिकता और कौतूहल का निर्माण करते हुए घटनात्मकता को उजागर किया गया है। प्रेमचंद की कहानियाँ धीरे धीरे किस्सा गोई के निकलकर द्वंद्वात्मक शिल्प में परिवर्तित हो जाती है और प्रेमचंद यह कार्य लगातार स्वयं से जूझते हुए आत्मलोचन के आधार पर करते हैं। इसलिए प्रेमचंद की दूसरे दौर की कहानियों में आदर्शवाद के साथ ही बदलाव विषय चयन तथा उद्देश्य के स्तर पर परिलक्षित होता है, जिसमें गांधीवादी सिद्धांतों तथा आदर्शों को सिद्ध करने के लिए हृदय परिवर्तन और आदर्शवादी निष्कर्ष देने की प्रवृत्ति के साथ साथ वे स्थितियों परिस्थितियों की वास्तविकता के संदर्भ और तनाव को भी चित्रित करते हैं, जिसकी परिणति अत्यंत ठोस यथार्थवादी विधान के रूप में होती है। प्रेमचंद का यह यथार्थवादी कथारूप सवा शेर गेहूँ, सदगति, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, कफन जैसी कहानियों में परिलक्षित होता है। इस काल के दो प्रमुख कहानीकार जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद है। इसे प्रेमचंद प्रसाद युग भी कहते हैं। प्रेमचंद भारतीय जीवन की परिस्थितियों एवं समस्याओं को लेकर उच्च कोटि की चरित्र प्रधान सामाजिक कहानियाँ लिखने में अद्वितीय सिद्ध हुए। इस उत्थान काल में छायावादी कवि निराला महादेवी वर्मा ने भी कुछ साहित्यिक कहानियाँ लिखी। इस काल के अन्य प्रसिद्ध लेखकों में जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद, वाजपेयी, पांडेय, बेचन शर्मा, उग्र, चंडी प्रसाद, हृदयेश आदि सम्मिलित है। गुल्ली डंडा कहानी के माध्यम से पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े राष्ट्र के विकास के वास्तविक परिप्रेक्ष्य की तलाश करते हुए स्वाधीनता को जीवन के समग्र विस्तार के रूप में देखा तथा दिखाया गया है। गुल्ली डंडा कहानी का रचनात्मक परिवेश पर आलोचना करते हैं। प्रेमचंद का संपूर्ण रचना कर्म भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की वह राष्ट्रीय उपलब्धि है, जिसके माध्यम से उन्हें स्वाधीनता चेतना को उसकी समग्र अर्थ व्याप्ति में अत्यंत तीव्रता से हिंदी की समस्त भारतीय भाषा में कहानी के माध्यम से संप्रेषित किया था। इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में साहित्य की सुउद्देश्यता पर भी बल देते हुए उसे राष्ट्रीय चेतना का वाहक बनाने का प्रयत्न किया था, ताकि रचना पर पाठकीय चेतना तथा निष्ठा
का आत्मविश्वास भी बना रहे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि इसमें सामान्य जनता की महत्ता प्रतिष्ठित हो गई, जिसने बिल्कुल नवीन परिप्रेक्ष्य में अपनी दुनिया को देखना परखना प्रारंभ कर दिया। लोगों ने बुद्धि का प्रयोग करते हुए परंपरा, धर्म, सामाजिक बराबरी, जाति विभाजन के नकारात्मक पक्ष, सदाचार, नैतिकता आदि पर सोचना शुरू किया तथा अपनी मामूली जिंदगी को, अपने गली मोहल्ले, गांवों की सच्चाई को अपने दृष्टिकोण से परखना शुरू कर दिया। पहले यह काम मुल्ला, पंडित, धर्म अधिकारी आदि क्या करते थे। इस प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रभाव साहित्य पर पड़ा और कविता का स्थान गद्य में ले लिया, क्योंकि गद्य में तर्क और आलोचना का भाव रहता है और अपने सुख दुख के साहसपूर्वक उजागर किया जा सकता था। इसके परिणाम स्वरूप पंडितों, धर्म प्रचारकों का स्थान किस्सा गोओं, दास्तान कहने वालों तथा गांव-गांव घूमने वाले लोक कथा के सामान्य कलाकारों ने ले लिया और इसने जनता के मध्य अपनी सोच की प्रवृत्ति के आने के कारण वास्तविक स्थितियों के रूप में अनुशासन का कार्य किया, जिससे गद्य के विकास की भूमिका में वृद्धि हुई। इसके साथ ही राष्ट्रीय किस्सागोई व दास्तानगोई कलाकारों के साथ नई शिक्षा में शिक्षित और आधुनिक विचार से युक्त मध्य वर्ग के लोगों ने कहानी को अपने अनुरूप प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। गुल्ली डंडा कहानी के लेखन के समय रचनाकार प्रेमचंद को अनेक रचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जहां पर पारंपरिक मूल्यों के प्रति अत्यधिक आग्रह के साथ साथ आधुनिकता का हृदय बोध भी समाज के साथ साथ रचनात्मकता के गंभीर इस चुनौती का सामना प्रेमचंद ने जनतांत्रिक वातावरण तथा अपने प्रगतिशील विचारों तथा हिंदू उर्दू के पाठक वर्ग में संवाद क्रम को ध्यान में रखकर जनतांत्रिक चेतना के आधार पर सहज ही कर दिया था, क्योंकि पराधीन देश की जनता के लिए स्वाधीनता की चेतना का संचार तदयुगीन सांस्कृतिक चुनौतियों में से एक था। सन 1930-33 ईस्वी तक आते आते प्रेमचंद की कहानियाँ एक विशिष्ट स्वरूप ग्रहण करने लगी थी। इस रूप में प्रेमचंद की कहानियाँ जीवन के यथार्थवादी क्षेत्र में उतरकर स्वाधीनता की संभावनाओं की तलाश करती हैं। गुल्ली डंडा में भी विद्यमान इस तलाश में प्रेमचंद आम आदमी द्वारा अपने जीवन में अपनाए जाने वाले छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से जीवन को सुखद और सार्थक बनाते हुए देश के विकास में अपने प्रयासों के विफल न होने के मंतव्य को भी स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी आधार पर प्रेमचंद क्रिकेट या अन्य अंग्रेजी खेलों की अपेक्षा गुल्ली डंडा को महत्वपूर्ण बताते हुए यह भी दर्शाने का प्रयास बनते हैं कि यह एक सांस्कृतिक राजनीति का ऐसा दृष्टिकोण है जिसके अनेक सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पहलू बने हुए हैं। खेल जो कि हमारे जीवन भाषा की क्रियाओं का एक अभिन्न हिस्सा होता है तथा इसी रूप में ये व्यक्तित्व निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए जीवन के अनेक पक्षों के रूप में किसी प्रदत्त देशकाल और समाज की परंपरा को भी उजागर करते हैं। अतः आज विकास या आधुनिकता के नाम पर अपनी जमीन तथा परिवेश से जुड़े हुए खेलों की अपेक्षा करने से हमारा समाज भी निरंतर कमज़ोर होता चला जा रहा है। आज़ादी के इतने समय बाद भी आज क्रिकेट का जो जुनून अंग्रेज़ों द्वारा पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है, वो हमें हमारे खेलों के प्रति हीनता बोध को बढ़ावा रहा है। इसी कामना पर सिंधी चोट प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से कहते हैं
करते हैं। प्रेमचंद का मानना है कि खेलों के लिए स्कूलों में अत्यधिक वार्षिक फीस देने के स्थान पर अपने देसी खेलों जैसी गुल्ली डंडा आदि को प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है, ताकि यह आत्मसम्मान को बढ़ाने के साथ ही देशवासियों की गरीबी को समाधान बनते हुए उन्हें उनकी सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़े होने का अनुभव कराते रहे। अतः हमें पाश्चात्य खेलों को अपनाने की अंधी दौड़ को त्याग कर अपने भारतीय खेलों को बढ़ावा देते हुए उनके प्रति सम्मान भी रखना चाहिए। गुल्ली डंडा में अभिव्यक्त सभ्यता समीक्षा का स्वरूप। यह कहानी सन 1933 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जो एक अन्य प्रभाव यह भी उत्पन्न करती है कि एक शिक्षित व्यक्ति का अपने पैतृक स्थान पर पहुंचकर उसके प्रिय खेल गुल्ली डंडा को खेलने का मन करता है। वह अन्य विदेशी महंगे खेलों को खेलने की अपेक्षा बिना कोई कीमत लेने वाले देसी खेल गुल्ली डंडा का दीवाना है। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से भारतीय द्वारा क्रिकेट के प्रति अत्यधिक ललक को भी संकेत करते हुए कहते हैं कि केवल भारतीय ही क्रिकेट या अन्य अंग्रेजी खेलों को अपने देसी खेलों की अपेक्षा अत्यधिक महत्व क्यों देते हैं। इस प्रकार के खेलों के लिए स्कूलों में भारी मात्रा में जाने वाले शुल्क का भी प्रेमचंद विरोध करते हैं तथा इस प्रकार के विदेशी खेलों को अत्यधिक महत्व देना हमारा संस्कृति के लिए भी वे लाभकारी नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि गुल्ली डंडा से यद्यपि आँख फूट जाने के भय की प्रसारित किया गया है, किंतु क्रिकेट को केवल अमीर तबके के लोग ही खेल पाने की गुंजाइश रखते हैं, जबकि गुल्ली डंडा में खिलाड़ियों के मध्य ऊंच नीच की संभावना नहीं होती और बिना उच्चता के प्रदर्शन या धन के अभिमान के गुल्ली डंडा कोई भी खेल सकता है, जिससे खिलाड़ियों के मध्य सौहार्द तथा समानता की भावना बनी रहती है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से हर प्रकार की आत्मीयता तथा कोमल भावनाओं को व्यक्त करते हुए गुल्ली डंडा खेल को एक विचित्र स्वाभाविक तथा सत्यता के साथ प्रकट किया है, जिसमें इस खेल को खेलते समय दिए जाने वाले दाव आदि को अत्यधिक सजीव रूप में हमारे समक्ष रखा है। खेलते हुए दो खिलाड़ियों के मध्य होने वाले झगड़े तथा विवाद को भी प्रेमचंद ने जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है और इस प्रकार से मानव जीवन के समस्त वास्तविक क्रियाकलापों को कथावाचक प्रेमचंद यथार्थ में धरातल पर दिखाते हुए स्वार्थ के संसर्ग से न्याय तथा अन्याय के मध्य अंतर करते हुए अपनी अन्यायश्रित गति स्थापना की भूमिका को भी निभाते हुए दिखाई देते हैं। लेखक कहानी के अंत में लिखते हैं कि एक थानेदार का लड़का गुल्ली डंडा खेलते समय एक नीच जात के लड़के से पराजित होने पर भी स्वयं को अपमानित महसूस नहीं करता है और घर में उसे कोई शिकायत भी नहीं करता है। अतः यहाँ प्रेमचंद महती सत्यता को प्रकाश में लाने का सहज प्रयास भी करते हैं। गुल्ली डंडा में व्यक्त जीवन मूल्य मनुष्य स्वयं के लिए एक विचित्र पहेली है, जिसे समझ पाना खुद उसके बस में भी नहीं है। इस आधार पर प्रेमचंद रचनात्मक चेतना की मूल प्रवृत्ति को उजागर करते हुए मानव मन के मनोरहस्य तथा तनाव विकास की संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं, जिसके आधार पर रचना का मुख्य उद्देश्य नई जीवन विधि की खोज करते हुए नएपन तथा नई मूल्य व्यवस्था को स्थापित करना है। इस कहानी में इसी समझ को विकसित करते हुए हम कहानी के दूसरे खंड में देखते हैं कि पिता के तबादले से जब कथावाचक बचपन के साथियों से बिछुड़ने लगता है तो उसे एक तरफ तो उनसे दूर होने का गम भी सताता है, तो दूसरी तरफ नए स्थान पर जाने की कल्पना से उसे बिना देखे ही उसके बारे में विभिन्न सुखद कल्पनाएं
बनाते हुए वहाँ शीघ्र जा पहुँचने की लालसा भी उसमें दर्शाई गई है। यहाँ पर यह बच्चों का सच है कि वह अपने साथियों तथा परिवेश से अलग हो रहा है और तब वह इस सत्य को अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर चमत्कारिक पर विलक्षण तथा आकर्षण बना देता है। इस संदर्भ में प्रेमचंद कहते भी हैं कि बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की वह शक्ति है जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे। इस आधार पर एक साधारण से खेल गुल्ली डंडा के संदर्भ को लेकर प्रेमचंद ने मानव शक्ति के साथ साथ ही भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक तथा सामाजिक पहलुओं को राष्ट्रीय चेतना को विकास की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण दर्शाया है। इस रूप में यह गुल्ली डंडा कहानी में व्यक्त धारणाएं, मान्यताएं आदि सभी आज के समय व समाज के लिए सार्थक विकास के अनेक महत्वपूर्ण सूत्रों को समेटे हुए हैं। गुल्ली डंडा कहानी में प्रयुक्त संप्रेषण विधि की विशेषताएं। आधुनिक कहानी के उद्भव के संदर्भ में प्रेमचंद अन्य समालोचकों की भांति आधुनिक मानव की व्यवस्था को मानते हैं, जो कि समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 19वीं सदी के आसपास भारत में इस प्रकार की व्यवस्था दृष्टिगोचर नहीं होती। संभवतः आधुनिक कहानी के नएपन ने भारतीय मनुष्यों को भी और उत्कृष्ट कर लिया, जिसके चलते कहानी का प्रचलन भारत में भी हो गया। स्वयं प्रेमचंद ने भी अपने लेखन का आरंभ कहानियों से ही किया है। अपनी कहानी संबंधी अनुभवों को अभिव्यक्त करते हुए वे कहते हैं, हम कहानी ऐसी चाहते हैं कि वो थोड़े से शब्दों में कही जाए, उसमें एक वाक्य एक शब्द भी आवश्यक न आने पाए, उसका पहला ही वाक्य मन को आकर्षित कर ले और अंत तक उसे मुग्ध किए रहे और उसमें कुछ चटपटापन हो, कुछ ताजगी हो और इसके साथ ही साथ कुछ तत्व भी हो। तत्वहीन कहानी में मनोरंजन भले ही हो जाए, मानसिक तृप्ति नहीं होती। यह सच है कि हम कहानियों में उपदेश नहीं चाहते, लेकिन विचारों को उत्तेजित करने के लिए, मन के सुंदर भावों को जागृत करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य चाहते हैं। अतः इस प्रकार से गुल्ली डंडा कहानी प्रेमचंद की अपेक्षाओं की कसौटियों पर पूर्णतः सफल सिद्ध होती है। प्रस्तुत कहानी गुल्ली डंडा एक खेल पर आधारित है। वाचक गुल्ली डंडा खेल को एक बेहतर खेल मानता है। उसके अनुसार इस खेल में कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। वाचक के बचपन की स्मृतियों से सबसे अधिक प्रिय स्मृति गुल्ली डंडा के खेल से ही संबंधित है। वाचक के साथ खेलने वाला एक लड़का गया गुल्ली डंडा का चैंपियन है। गया अपनी बारी लिए बिना किसी को भी जाने नहीं देता। वाचक के पिता का तबादला हो जाता है। 20 साल बाद वाचक एक बड़ा अफसर बनकर उसी जिले में आता है जहां वो बचपन में गया नामक लड़के के साथ गुल्ली डंडा खेला करता था। यह वाचक की मुलाकात गया से होती है, परंतु दोनों की स्थिति में अब काफ़ी अंतर आ गया है। वाचक एक बड़ा अफसर बन गया है, जबकि गया एक दिहाड़ी मजदूर है। वाचक गया से गुल्ली डंडा खेलने का अनुरोध करता है और कुछ देर बाद गया झेप जाता है, परंतु फिर वह खेलने के लिए तैयार हो जाता है। खेल में गया वाचक को जिताने का प्रयास करता है। गया वाचक की बेईमानी को भी नज़रअंदाज कर देता है। यह कहानी वस्तुतः प्रेमचंद की परिवर्तित दौर की कहानियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें प्रेमचंद का समस्त कहानी कला की खूबियाँ विद्यमान है तथा भाषा के स्तर पर भी इसकी प्रभावमयता तथा कथ्य बीच बीच में आने वाली चुटकियों के कारण बोझिल नहीं हो पाती है। अतः प्रेमचंद ने कथा स्वाद का ऐसा अभूतपूर्व अनुभव अन्य रचनाकारों में मिलना संभव नहीं है। आज के समय में
उपन्यास को उसकी प्रबंधात्मक प्रकृति तथा असीम संभावनाओं के कारण कहानी की तुलना में अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, किंतु फिर भी अनेक बार कहानी में अपने विशिष्ट विधात्मक स्वरूप के कारण आख्यान तथा इसके इतिहास से मिश्रित होकर भी अपनी लघुता के कारण उपन्यास की विशाल काया और संपूर्णता के बावजूद वह सब अभिव्यक्त कर पाती है जो प्राय उपन्यास न कर पाता है। यदि आकार की बात को छोड़ दिया जाए तो कहानी अपने लघु आकार में ही समाज की प्रत्येक स्थिति तथा उसकी अच्छाई बुराई को परख कर उसकी सभ्यता समीक्षा में कृत संकल्प नजर आती है। प्रेमचंद की कहानी इसका सशक्त प्रमाण है, जिसमें गुल्ली डंडा कहानी में प्रेमचंद ने भारतीय तथा पाश्चात्य खेलों की गहन आलोचनात्मक छानबीन करते हुए भारत के संदर्भ में उसकी नवीन उपयोगिता को कसौटी के तराजू पर तोला है। किसी भी साहित्यकार के साहित्यिक विचार उसके साहित्यिक जीवन एवं कृतियों को समझने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। इस दृष्टि से साहित्यकार के विचारों को जानना एवं समझना समीचीन होगा। प्रेमचंद ने भी समय समय पर विभिन्न माध्यमों द्वारा अपने साहित्य संबंधी उद्गारों को प्रकट किया है। साहित्य का कार्य मनुष्य के जीवन में सद्वृत्तियों या सद्प्रवृत्तियों को विकसित करना भी होता है, क्योंकि मनुष्य के सुखमय जीवन के लिए यह अनिवार्य है। एक अच्छा साहित्यकार साहित्य में उसके देश काल का चित्र, उसकी महत्ता को स्थापित करता है, क्योंकि साहित्य कि यह विशेषता साहित्य को मात्र साहित्य नहीं रहने देता, अपितु उसे इतिहास की कोटि में भी ले आती है। जैसे नीरस तथ्यात्मक इतिहास से अधिक साहित्य प्रभावोत्पादक बन जाता है। इन अर्थों में प्रेमचंद साहित्य को ही सच्चा इतिहास मानते हैं। अपने लेख साहित्य का उद्देश्य कुछ विचार में उन्होंने सौंदर्य को परिभाषित किया है, जिससे उन्होंने अपनी तरह से प्रस्तुत किया है। वे मानते हैं कि प्रकृति में दिखने वाला सौंदर्य, जैसे फूलों की मीठी सुगंध, पक्षियों का कलरव, उषा और संध्या की लालिमा, रंग तथा ध्वनि के सामंजस्य का प्रतिफल है। हिंदी आलोचना में प्रेमचंद को उनके कहानीकार के रूप में अधिक वरीयता प्रदान की जाती है। इसका मुख्य कारण है कि आलोचना का उपन्यास के प्रबंधात्मक शिल्प की तरफ अधिक झुकाव रहा है तथा उपन्यास को आलोचकों ने जीवन के स्वरूप का समग्र चित्रण करने वाला महत्वपूर्ण विधा माना है। इसी कारण कहानियों के स्वरूप पर कर्म ध्यान दिया जाता है। फिर भी कहानियाँ उपन्यास की प्रकृति तथा स्वभाव में भिन्न होते हुए भी विशिष्ट चिंतन क्रम का आग्रह लेकर चलती है तथा सीमित समय में ही पाठकों का ध्यान विषय की गहराई तक ले जाने में समर्थ होती है। उपन्यास अपने विस्तार में महाकाव्यात्मक गरिमा लिए होता है, जबकि कहानी एक गमले में उगा हुआ एक छोटा सा पौधा है, जिसमें जड़, तना, पत्तियाँ, फूल सभी कुछ विद्यमान होते हुए भी वह स्वतंत्र रूप में एक इकाई है। इसी तरह कहानी भी तात्विक दृष्टि से कथानक, पात्र, कथोपकथन, देशकाल, परिस्थितियाँ, भाषा शैली और उद्देश्य आदि के रूप में विश्लेषित की जाती है, लेकिन वह अपने अस्तित्व को एक छोटी आयाम में ही सिद्ध करने की क्षमता रखती है। और उपन्यास और कहानी का अपना साहित्यिक दृष्टि में अलग अलग अस्तित्व होता है। कहानी का भी एक उद्देश्य होता है, एक सहज उद्देश्य। मनोरंजन तो माना ही जा सकता है, लेकिन कहानी जीवन के किसी एक पक्ष के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। अतः उद्देश्य की दृष्टि से कहानीकार का रचनात्मक उद्देश्य किसी जीवन सत्य की प्रतिष्ठा करना होता है। अब यह उसकी कल्पनात्मक पर निर्भर करता है कि वह उस सत्य को सत्य के रूप में प्रतिपादित करे अथवा कलात्मक जामा पहनकर कला सूत्रों में भटका दे। एक समय था कि जब कहानी का उद्देश्य किसी आदर्श की प्रतिष्ठा करना था, फिर कहानी में किसी समस्या की प्रतिष्ठा कहानी का उद्देश्य हो गया। आज कहानी सामान्य रूप से पाठकों को उस संवेदना तक पहुंचाने का काम करती है जहां पहुंचकर पाठक तद अनुरूप मानसिक प्रक्रिया से गुजरता हुआ समस्या के समाधान के
स्तर पर स्वयं को एक क्रियाशील इकाई के रूप में अनुभव कर सके, वह पाठकों की प्रेरणा का विषय बना सके। वर्तमान भारतीय जीवन संदर्भ में कहानी की प्रासंगिकता। कला तथा साहित्य के क्षेत्र में रचना की प्रासंगिकता के सर्वकालिक तथा तत्कालिक दो आयाम होते हैं, जिनके आधार पर ही प्राय साहित्य की कला जायिता की चर्चा की जाती है। वर्तमान भारतीय जीवन संदर्भ में साहित्य संबंधी प्रेमचंद के विचारों के आधार पर ही हम गुल्ली डंडा कहानी के प्रासंगिकता को समझ सकते हैं। प्रेमचंद के अनुसार जिस साहित्य में सत्य का निर्वाह हो वही साहित्य है, और साहित्य में यह सत्य तभी आता है जब उसमें जीवन के यथार्थ का चित्रण हो। साहित्यकार मैथ्यू अर्नल्ड की भांति प्रेमचंद साहित्य को जीवन की आलोचना मानते हैं और कहते हैं कि इसका उद्देश्य जीवन की आलोचना के साथ जीवन की व्याख्या भी होना चाहिए। प्रेमचंद इस संदर्भ में अपने पूर्ववर्ती साहित्य के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि साहित्य न तो कोरा मनोरंजन प्रधान होना चाहिए और न ही उपदेशात्मक। 18वीं और 19वीं सदी के मध्यम साहित्य में श्रृंगार की प्रधानता थी और इस समय साहित्य सृजन विशेषकर पद्य साहित्य कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं के लिए ही लिखा जाता है जिनका जीवन भोग विलास में ही लिप्त रहता था। प्रेमचंद के अनुसार साहित्य अपने प्रतिबिंब होता है। इसी के चलते 18वीं और 19वीं सदी का साहित्य श्रृंगार प्रधान था। हालांकि प्रेमचंद साहित्य में इन भावनाओं को अभिव्यक्त में कोई बुराई नहीं देखते थे, लेकिन यह भी मानते थे कि मनुष्य का जीवन केवल स्त्री पुरुष प्रेम का जीवन नहीं है। जीवन की कठिनाइयों से पलायन करने वाला साहित्य हमारे विचार और भाव संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। किंतु प्रेमचंद का युग आते आते साहित्यिक अभिरुचि में बदलाव आने लगा। पुनर्जागरण के दौर में जीवन की जटिलताओं पर विचार होने लगा था। हालांकि अभी भी मनोरंजन के साहित्य का प्रधान तत्व था, लेकिन फिर भी एक आशा की किरण थी। साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस संदर्भ में प्रेमचंद साहित्य को नीतिशास्त्र के निकट मानते हैं। जिस प्रकार नीतिशास्त्र अपने उपदेशों एवं तर्कसम्मत मतों द्वारा मनुष्य को प्रभावित करता है, उसी प्रकार साहित्य मनुष्य की भावनाओं को जगाकर उसके हृदय में अनुभूति का उत्साह लाता है। लेकिन वे उसी साहित्य को उच्च कोटि का मानते हैं जो मनुष्य में सृजनात्मक शक्ति के विकास के साथ साथ उसकी आत्मा व मन को भी संतुष्टि प्रदान करे और इसी से मनुष्य में सौंदर्य और प्रेम के भाव जागृत हो। वे मानते हैं कोई भी सच्चा साहित्यकार जीवन में कुरूपता एवं विद्रूपताओं को सहन नहीं कर सकता। इस प्रकार प्रेमचंद बताते हैं कि किस प्रकार साहित्यकारों को सत्य एवं वास्तविक के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए। वे मानते हैं कि साहित्यकार मानव प्रकृति और मनोविज्ञान का बारीकी से अध्ययन कर अपने पात्रों को यथार्थ की भूमि पर रचता है। वे जहाँ न रवि वहाँ पहुँचा कवि वाली उक्ति को सत्य करते हुए लिखते हैं कि अपनी सहज सहानुभूति और सौंदर्य प्रेम के कारण वह जीवन के सूक्ष्म स्थानों तक पहुँचता है जहाँ मनुष्य अपनी मनुष्यता के कारण पहुँचने से असमर्थ होता है। अतः प्रेमचंद के इन साहित्यिक विचारों के आधार पर गुल्ली डंडा कहानी सत्य सिद्ध होती है। एक कहानीकार के उद्देश्य में इस कहानी में तार्किक विधि तथा सभ्यता विमर्श का विवेक आधारित विवेचन करते हुए भारतीय समाज की विसंगतियों को चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए उच्च मध्यवर्गीय लोगों में व्याप्त दिखावा और जनसाधारण से बढ़ती दूरी, शिक्षा पद्धति में व्याप्त विसंगतियों का विरोध करते हुए जीवन के व्यवहारिक संदर्भ में जनतांत्रिक विकल्प की खोज और आत्म अवलोकन करने की प्रेरणा आज के वर्तमान समय में भी यह कहानी प्रदान करती है। इसीलिए इसकी संवाद धर्मी संप्रेषणीयता वर्तमान के साथ साथ आगे आने वाले समय में भी प्रासंगिक बनी रहेगी।
तो पाठ को ये था हमारा गुल्ली डंडा पाठ का जो पूरा सारांश था, और हमने प्रेमचंद के बारे में भी जाना और इस कहानी का प्रासंगिक जो है उसे भी जाना हमने। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न इस प्रकार से आ सकते हैं। गुल्ली डंडा कहानी के कथ्य और रूप को आकार देने में इसके रचनात्मक परिवेश की भूमिका पर प्रकाश डालिए। फिर हो सकता है गुल्ली डंडा कहानी में वर्णित घटनाक्रम के आधार पर इसमें निहित सभ्यता समीक्षा के स्वरूप का परिचय दीजिए। और ये भी हो सकता है गुल्ली डंडा कहानी में प्रस्तावित नवीन जीवन मूल्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और प्रश्न ये भी हो सकता है गुल्ली डंडा कहानी में प्रयुक्त संप्रेषण विधि की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। और वर्तमान भारतीय जीवन संदर्भ में इस कहानी की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। तो बहुत ही प्यारा सा ये कहानी था गुल्ली डंडा, और जो एक पाठक के बचपन में अपने गांव में जो गुल्ली डंडा खेला था और अपना एक दोस्त गया से हार चुका था, और जब वो 20 साल बाद जब अफसर बनकर अपने गांव आता है, घूमने आता है, तो उसी गया से फिर से वो गुल्ली डंडा खेलता है। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर और हृदयस्पर्शी कहानी है। तो आप इसे बार बार पढ़िए। अभी तो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम हुए होंगे, जून और दिसंबर को होते। तो जून में होने वाला अब अक्टूबर में चल रहा है। तो आप इसे बार बार सुनिए। बार बार सुनने से आपको याद रह जाएगा, जैसे आप खुद से इसे लिख सकते हो। और इस तरह से आप इसे लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप भी पढ़ो और अपने दोस्तों को भी सहायता करो पढ़ने के लिए, कि आप इस चैनल में जाके ये पढ़ सकते हो। और मैंने सितंबर अंत तक एक 100 सब्सक्राइबर हो जाए, ये आप सबसे विनती किए थे। तो मुझे खुशी है कि अब तक 87 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो जैसे भी अगर ये 100 सब्सक्राइबर हो जाते तो मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरे मन की बात, जो मेरी फीलिंग्स है, आपके पास पहुंच पा रही है और आप इसे साकार कर रहे हो कि आपके बिना तो मेरा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। नमस्ते।